दोस्तों, सुनील साइंस स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आज की क्लास में कक्षा 6 के संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स हैं जो ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। बच्चों, हर एग्ज़ाम में इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीट में भी क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे जाते हैं। तो आज मैं चालू कर रहा हूँ यहाँ पर लेसन फर्स्ट से कि कौन से क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं वो हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, भोजन ग्रहण करने के आधार पर जंतु हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों 3 प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। अब आगे दूसरा क्वेश्चन यदि बात करें तो वो दूसरा है, पेड़ पौधों से भोजन ग्रहण करने वाले जंतु हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें शाकाहारी। मांस मछली को भोजन के रूप में ग्रहण करने वाले जंतु कौन से हैं, उसे मांसाहारी कहते हैं। यदि चौथा क्वेश्चन में बात करूं कि जंतु और पादपों से भोजन प्राप्त करने वाले जंतु कौन से हैं या उसे क्या कहते हैं, तो वो सर्वाहारी हैं, जिसमें कौवा है, कुत्ता है, मनुष्य आदि आते हैं। अब बात करें आगे अपन सूखे मेवों की, तो सूखे मेवे कौन कौन से हैं। तो सूखे मेवे यहाँ पर बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट, ये यहाँ पर सूखे मेवे में आते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रसिद्ध भोजन है वो कौन सा है, तो दाल बाटी और चूरमा है। पंजाब का प्रसिद्ध भोजन पूछे तो मिस्सी रोटी और सरसों का साग है। दक्षिण भारत का यदि प्रसिद्ध भोजन पूछे तो इडली और डोसा है। सेकेंड लेसन से यदि बात करें क्वेश्चनों की, तो सेकेंड लेसन का पहला क्वेश्चन है कि शरीर के वृद्धि विकास के लिए भोजन के रूप में आप पोषक तत्व ग्रहण करना है वो क्या कहलाता है, तो वो पोषण कहलाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, पौधों को जिन तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है उन्हें कौन से पोषक तत्व कहते हैं, तो वृहत मात्रिक पोषक तत्व कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछ लिया आपको कि वृहद मात्रिक पोषक तत्वों की प्रतिशतता पादपों में यहाँ पर कितने परसेंट पाई जाती है, तो वो 0.2 से 4% के बीच में यहाँ पर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन पूछता है कि वृहद मात्रिक पोषक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। तो सी का मतलब कार्बन, एच का हाइड्रोजन, ओ का ऑक्सीजन, एन का नाइट्रोजन, के का पोटेशियम, सी का कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस, ये वृहद मात्रिक पोषक तत्व होते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन, वृहद मात्रिक में यहाँ पर प्रारंभिक पोषक तत्व जो सबसे ज़्यादा आवश्यक होते हैं पादपों को वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होते हैं। अगला क्वेश्चन, वृहद मात्रिक में यहाँ पर द्वितीयक पोषक तत्व जिनकी शरीर में कम आवश्यकता होती है तो वो कौन कौन से तत्व हैं यहाँ पर, एक है अपना कैल्शियम, दूसरा मैग्नीशियम और तीसरा है फास्फोरस। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि पादपों को जिन तत्वों की कम आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं अपन सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। अगला क्वेश्चन इसी के आधार पर, यानी कि जैसे वृहद मात्रिक में पूछा था कि 0.2 से 4% आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सूक्ष्म मात्रिक तत्वों में आप पर तत्वों की पादपों को में कितने प्रतिशतता पाई जाती है, तो 0.2% से कम पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो है जिंक, कॉपर, मैग्नीज, फेरस, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकल, ये सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व होते हैं। अगले क्वेश्चन, जो पादप सूर्य के प्रकाश से यहाँ पर भोजन बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें बेटा स्वपोषी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कि पत्तियों में हरे रंग का वर्णक जो पाया जाता है उसे क्या बोला जाता है, तो वो पर्णहरित या क्लोरोफिल कहलाता है बेटा। अगला क्वेश्चन, कि क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा भोजन बनाने की क्रिया है वो क्या कहलाती है, तो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्वेश्चन बहुत बार छोटी क्लास में भी पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेते हैं, जल है वो जड़ों से लेते हैं, पादप की पत्तियां हैं हरे रंग की पर्णहरित के कारण होती हैं, और जब इनमें सूर्य का प्रकाश मिलता है तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन यदि बात करें तो अगला क्वेश्चन है अपना कि स्टार्च और आयोडीन से क्रिया करके यहाँ पर ये किस प्रकार का रंग देता है, तो ये नीला रंग देता है बेटा। तो अगला क्वेश्चन, वे पादप जो अन्य वृक्ष या पादपों से भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें परजीवी कहते हैं। और परजीवी का एग्जाम्पल यदि पूछ ले तो पादपों पर आपने पीले रंग की देखी होगी अमरबेल, तो वो अमरबेल एक परजीवी पादप है। अगला क्वेश्चन, कि परजीवी पादप जिस पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें परपोषी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कि वे पादप जो जीवित रहने के लिए कीटों को खा जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो कीटभक्षी। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं,
जो रीट में भी पूछा गया था पिछली बार कि कीट पक्षी पादप क्या है, कौन कौन से हैं, तो उसमें मैं नाम बोल रहा हूँ। एक है ड्रोसेरा, एक है यूट्रिकुलेरिया, एक है डायोनिया और एक है घटपर्णी। ये 4 पादप हैं जो कीटों को अपने शरीर के अंदर लेकर उसका भक्षण कर जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि वे पादप जो मृत व सड़ी गली वस्तुओं से पोषण प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं, तो उन्हें कहते हैं बेटा अपन मृत जीवी। अगला क्वेश्चन कि मृत जीवी पादप कौन कौन से हैं, तो मृत जीवी पादप बेटा याद रखना म्यूकर, एगेरिकस और मोनोट्रोपा, यानी कि मरे हुए जो प्लांट होते हैं यानी कि जीवों को भी खाने के लिए यहाँ पर ये म्यूकर और एगेरिकस और मोनोट्रोपा यहाँ पर काम में आते हैं। अगला क्वेश्चन जीव जो साथ रहकर भोजन, जल, स्थान, पोषक तत्व बांटकर काम में लेते हैं, यानी कि साथ साथ काम में लेते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, यहाँ पर सहजीवी कहलाते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन जो है वह है कि सहजीवी पादप कौन कौन से होते हैं, तो सहजीवी पादप में यदि अपन एग्जांपल देखें तो लाइकेन आता है और लाइकेन में कवक और शैवाल आते हैं। जो कवक और शैवाल जो होते हैं वो सहजीवी का रूप में यहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं। अपनी बात की यहाँ पर कि कौन कौन से जीव हैं यहाँ पर, तो वो सहजीवी के बारे में देख लिया। अगला क्वेश्चन बात करें अपन तो प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। तीसरे रिलेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कि मानव के द्वारा निर्मित वस्तुओं को क्या कहते हैं, तो कृत्रिम वस्तुएं कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन कि जल में पूर्णतया घुलनशील वस्तुएं हैं वो कौन कौन सी क्या कहलाती हैं, तो वो विलयशील कहलाती हैं। जैसे पानी में अपन चीनी, नमक आदि को घोलें तो वो आसानी से उसके अंदर पूर्णतः विलय हो जाती हैं, इसी कारण उसे घुलनशील वस्तु या विलयशील वस्तु कहते हैं। बल्कि जो नहीं घुलती हैं, तो अगला क्वेश्चन उसी से संबंधित है कि जल में नहीं घुलने वाली वस्तुएं उन्हें क्या कहते हैं, तो अविलयशील। जो जैसे रेत को यदि घोलें, पत्थर है, कंकड़ पत्थर आदि इनको यदि घोलें तो पानी में अच्छी तरह से विलय नहीं होते हैं, तो उन्हें अविलयशील वस्तुएं कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिन वस्तुओं के आर पार देखा जा सकता है वो क्या कहलाती हैं, तो पारदर्शी। जैसे एग्जाम्पल में यदि अपन बात करें तो कांच है, स्वच्छ जल है, उसके आर पार अपन आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जिनके आर पार दिखाई नहीं देता है उन वस्तुओं को क्या कहते हैं, तो अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे लकड़ी है, दीवार है आदि वस्तुओं के आर पार अपन आसानी से नहीं देख सकते। अगला क्वेश्चन कि वे वस्तुएं जिनके आर पार देख तो सकते हैं पर स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, तो पारभासी वस्तुएं कहते हैं। और पारभासी वस्तुओं में यहाँ पर प्लास्टिक की बाल्टी है, उसके आर पार अपन आसानी से पूर्णतया साफ यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। अगला क्वेश्चन कि किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान या इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, तो पदार्थ का घनत्व कहते हैं। ये पदार्थ का घनत्व की डेफिनेशन होगी। अगला क्वेश्चन यदि बात करें तो अगला फोर्थ लेसन से है। फोर्थ लेसन में यदि बात करें तो पहला क्वेश्चन है कि रेशे जिनका निर्माण पादप और जंतुओं से हो तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें प्राकृतिक रेशे कहते हैं। प्राकृतिक रेशे यदि देखें तो जैसे ऊन है, कपास है, जूट है, ये प्राकृतिक रेशों में आते हैं। अगला क्वेश्चन कि रेशे जो मानव द्वारा रसायनों से निर्मित किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें संश्लेषित या कृत्रिम रेशे कहते हैं। जिसके एग्जाम्पल हैं रेयॉन, डेक्रोन, पॉलीथीन आदि संश्लेषित रेशे ही यहाँ पर होते हैं। अगला क्वेश्चन कि कंकतन द्वारा कपास के बीजों को अलग करना, यानी कि कपास का जो फूल होता है उसमें से कपास के बीजों को यानी कि अलग कर लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कपास ओटना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मूंज का वानस्पतिक नाम क्या है। बेटा बहुत बार छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसमें मूंज का वानस्पतिक नाम है सेकेरम मूंजा, इसको अंडरलाइन कर लेना नीचे से। अगला क्वेश्चन है कि पादपों से प्राप्त तंतुओं से धागा बनाने की क्रिया है वो क्या कहलाती है, तो वो कताई कहलाती है। अगला क्वेश्चन कि धागे के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र के निर्माण की क्रिया है वो क्या कहलाती है, तो उसे कहते हैं अपन वीविंग। अगला क्वेश्चन यदि देखें तो एकल धागे से वस्त्र निर्माण की क्रिया है वो क्या कहलाती है, वो निटिंग कहलाती है। 2 धागों की तो वीविंग होगी और एकल धागे से निर्माण है वो क्या कहलाता है, निटिंग कहलाता है। अब कपड़ों में यदि अपन बात करें, कपड़े बना लिए, पर राजस्थान में यहाँ पर छपाई कला का सर्वोत्तम स्थान यदि देखा जाए तो वो कौन सा है, सांगानेर। अपने जयपुर यानी कि राजस्थान की राजधानी जयपुर जो है उसमें सांगानेर में यहाँ पर छपाई कला है वो सर्वोत्तम यहाँ पर उसको माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि छपाई में प्रयुक्त उपकरण ठप्पा को क्या कहते हैं, यानी कि कपड़ों पर यदि लेडीज़ के कपड़े देखे हैं तो उनमें जो ठप्पे लगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, अपन भांत कहते हैं।
अगला क्वेश्चन कि जंतुओं से प्राप्त रेशे हैं वो क्या कहलाते हैं, तो जांतव रेशे कहते हैं। जिसमें ऊन है वो रेशम है वो जांतव रेशे ही है। अगला क्वेश्चन कि भेड़ के बालों को शरीर से काटना है वो क्या कहलाती है, तो कटाई कहलाती है अपनी। अगला क्वेश्चन कि बालों से चिकनाई और धूल हटाने की प्रक्रिया, यानी कि भेड़ के बालों को काटने के बाद में जब कटाई कर ली जाती है तो उससे धूल हटाने के लिए उसे धोया जाता है या साफ किया जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो अभिमार्जन कहते हैं। अब उनमें भी कुछ बाल छोटे और कुछ बाल बड़े होते हैं, तो उसमें से क्वेश्चन है एक कि बालों से छोटे छोटे कोमल और फूले हुए रेशे जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो बर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन कि रेशों को सीधा करके सुलझाना और लपेटकर धागा बनाना है वो क्या कहलाती है, तो रीलिंग। 3 क्वेश्चन हो गए बेटे, बहुत ही कंफ्यूज करने वाले। एक तो आया अपना वीविंग, जिसमें अपन ने देखा कि धागे के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करना है वो वीविंग। एकल धागे से वस्त्र निर्माण निटिंग। और अगला आ गया कि रेशों को सीधा करके सुलझाना और लपेटकर धागा बनाना है वो क्या कहलाता है, तो वो रीलिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी बकरी वो अंगोरा नस्ल से प्राप्त ऊन जो होती है, यानी कि कहाँ से, जम्मू कश्मीर में कौन सी बकरी है जिसका नाम पूछा जाता है, तो कश्मीरी बकरी। और अंगोरा नस्ल की जो बकरियां होती हैं उनसे यहाँ पर ऊन प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन रेशम कीट जो शहतूत पर यहाँ पर पाया जाता है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये देखो नीचे वाला कि शहतूत का वानस्पतिक नाम क्या है, तो मोरस एल्वा। और शहतूत पर जो यहाँ पर रेशम कीट पाया जाता है उस रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम लेसिफेरा लक्का। और इसी से क्वेश्चन कि रेशम कीट को पालना है वो क्या कहलाता है, तो सेरीकल्चर कहलाता है। 3 क्वेश्चन हो गए। शहतूत का वानस्पतिक नाम मोरस एल्बा, रेशम कीट का वानस्पतिक नाम है वो वैज्ञानिक नाम है वो हो गया लेसिफेरा लक्का, और उसका पालन है वो क्या कहलाता है, तो सेरीकल्चर कहलाता है। अगला ये रेशम कीट जो है वो इल्ली के रूप में, यानी कि चारों ओर धागा लिपट जाने से बनी गोल संरचना है वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है अपने बेटा कर्मी कोश या कोकून। यानी कि इल्ली के चारों ओर धागा लिपट जाने से बनी गोल संरचना जो होती है वो क्या कहलाती है, तो वो कृमि कोश या कोकून यहाँ पर कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि रेशम के रूप में धागा बनाने की प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, तो वो रेशम की रीलिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन है अपना इसी लेसन से कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में से जो रेशम प्राप्त किया जाता है वो भारत में कितने प्रतिशत रेशम प्राप्त किया जाता है, तो वो है अपना 90%, यानी कि 100% जो भारत में यहाँ पर रेशम प्राप्त किया जाता है उसमें से 3 राज्य हैं, एक कर्नाटक, दूसरा आंध्र प्रदेश और तीसरा तमिलनाडु। उन दोनों तीनों राज्यों से ही 90% यहाँ पर रेशम प्राप्त किया जाता है। 4 लेसन हो गए। अपने अगला लेसन की बात करें अपन 5वें लेसन की, तो 5वें लेसन में देखो बेटा कि वे वस्तुएं जिनमें भार होता है वो और स्थान घेरती हैं वो क्या कहलाते हैं, तो पदार्थ या द्रव्य कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन पदार्थ की अवस्थाएं यानी कि कितने होते हैं, तो भौतिक अवस्थाएं 5 होती हैं, जिसमें पहली है ठोस, दूसरी द्रव्य, तीसरी गैस, चौथी प्लाज्मा और 5वीं है यहाँ पर बीईसी। बीईसी का फुल नेम है यहाँ पर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट, यानी कि बोस और आइंस्टीन 2 वैज्ञानिक थे, उन्होंने दोनों ने यहाँ पर इसकी खोज की थी, इस कारण इसे बीईसी अवस्था भी कहते हैं। अगली बात करें अपन कि पदार्थ हैं वो रासायनिक संरचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है तत्व, दूसरा यौगिक और तीसरा है मिश्रण। अगला क्वेश्चन ऐसे पदार्थ जिनकी आकृति व आयतन है वो निश्चित होता है, तो वो क्या कहलाता है, तो वो ठोस कहलाता है बेटा। अगला क्वेश्चन पदार्थ जिनकी आकृति निश्चित नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है वो क्या कहलाते हैं, तो वो द्रव कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन कि पदार्थ जिनके आकार और आयतन दोनों ही यहाँ पर अनिश्चित हो वो क्या कहलाते हैं, तो गैस कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन अपना कि सूर्य, तारे, ट्यूबलाइट, टीवी पिक्चर ट्यूब आदि में यहाँ पर आदि की जो अवस्था होती है वो किस प्रकार की अवस्था होती है, तो बेटा प्लाज्मा अवस्था होती है, यानी कि पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था जो है वो अवस्था पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कि पदार्थ के सूक्ष्म अविभाजित कण को क्या कहा जाता है, तो उसे परमाणु कहा जाता है। और परमाणु नाम सबसे पहले किसने दिया था, ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है, तो वो डेमोक्रिटस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने यहाँ पर इसका नाम परमाणु रखा था। अब बात करें अपन प्रकृति में पाया जाने वाला ये परमाणु, जिसके मूल कण यदि देखा जाए तो मूल कण हैं वो 3 होते हैं, जिसमें पहला है यहाँ पर प्रोटॉन जो धनावेशित होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो ऋणावेशित होता है, और तीसरा है अपना न्यूट्रॉन जिस पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि परमाणु या परमाणुओं का समूह जो स्वतंत्र रह सकता है वो क्या कहलाता है, तो वो बेटा अणु कहलाता है।
और एक ही प्रकार के परमाणु हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्व। जैसे हाइड्रोजन परमाणु है उसे अपन तत्व भी बोल सकते हैं, हीलियम उसे भी तत्व है, लिथियम उसे भी तत्व है। यानी कि इस प्रकार 118 तत्व जो आज तक खोजे जा चुके हैं, 118 तत्व हो चुके हैं कंप्लीट। अगला क्वेश्चन कि दो या अधिक परमाणुओं का निश्चित अनुपात द्वारा बना पदार्थ है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है बेटा यौगिक। यानी कि अनुपात उनका निश्चित होना चाहिए। जैसे बात करें अपन जल की, जल में यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन का परमाणु यहाँ पर पाया जाता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 हाइड्रोजन का अणु और 1 ऑक्सीजन का परमाणु आपस में मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं। या शक्कर की बात करें तो शक्कर में यहाँ पर कार्बन के अणु 12, हाइड्रोजन कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन के 6 परमाणु यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यौगिक एक शक्कर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कि एक तत्व की दूसरे के साथ में यहाँ पर संयोग करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अपन संयोजकता। अब एक क्वेश्चन जिसके बारे में यहाँ पर देखें अपन, तो अगला क्वेश्चन है अपने एक वैज्ञानिक का, जिसमें सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म कब हुआ और कहाँ पर हुआ और उन्होंने किसकी खोज की? 3 क्वेश्चन इस लाइन से बन रहे हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन जिसमें उसका जन्म 1 जनवरी 1894 को हुआ, कहाँ पर हुआ? कलकत्ता में हुआ। और उन्होंने किस में यहाँ पर सबसे ज़्यादा अध्ययन किया? तो सांख्यिकी यांत्रिकी में यहाँ पर उन्होंने सबसे ज़्यादा अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन यदि बात करें तो 6वें लेसन का पहला क्वेश्चन कि वो क्या है कि जीव व पादप जो वृद्धि, गति, श्वसन, पोषण, जनन, उत्सर्जन आदि यहाँ पर दर्शाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो सजीव कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन यदि बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश में अनुक्रिया दर्शाने वाला पादप है वो कौन सा पादप है? तो सूरजमुखी होता है। यानी कि जिधर सूर्य का प्रकाश होता है वो उसी उसका फूल जो फ्लोर जो होता है वो उसी दिशा में यहाँ पर मुड़ जाता है। फिर अगला क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा पादप है जो हाथ से स्पर्श करने पर अनुक्रिया दर्शाता है? या उस पादप का नाम अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि शर्माने वाला पादप कौन सा है? तो छुई मुई का पादप जो होता है वो शर्माने वाला पादप होता है, जिसको यदि हाथ से स्पर्श करें अपन तो स्पर्श करते ही उसकी पत्तियां हैं आपस में सिकुड़ जाती है। अगला क्वेश्चन कि सजीवों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे उत्सर्जन कहते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन कि सजीवों द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करना है वो क्या कहलाता है? तो वो जनन या प्रजनन कहलाता है। और प्रजनन की क्रिया के द्वारा यहाँ पर जीव जगत है वो आगे वृद्धि करता है। अगली बात करें अपन कि सजीव और निर्जीवों के बीच की योजक कड़ी है उससे क्या कहते हैं? तो वो कौन सी कड़ी है? तो वो है अपनी विषाणु। अगला क्वेश्चन कि जगदीश चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ पर हुआ? तो 30 नवंबर 1858 को रसैली यानी कि बांग्लादेश में, आजकल रसैली को बांग्लादेश में रखा है, उसी में आता है। तो 30 नवंबर 1858 को यहाँ पर जगदीश चंद्र बोस का जन्म हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन कि लंदन विश्वविद्यालय से विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि कब मिली उन्हें? किसको? जगदीश चंद्र बोस या जे.एस. बोस को। तो 1896 में उनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी। फिर अगला क्वेश्चन कि जगदीश चंद्र बोस को रॉयल सोसाइटी के फेलो है कब चुने गए? तो सन 1920 में उनको रॉयल सोसाइटी के फेलो यहाँ पर चुने गए। अगला क्वेश्चन कि जगदीश चंद्र बोस द्वारा निर्मित पादपों की धीमी वृद्धि मापने का यंत्र है वो कौन सा है? या पादपों की वृद्धि को मापने के लिए जो यंत्र बनाया गया है उस यंत्र का नाम क्या है? तो केस्कोग्राफ है। उसकी खोज है वो किसने की थी? जगदीश चंद्र बोस ने की थी। कहाँ के थे? भारत के थे, जिसे आज अभी यदि देखा जाए तो रसैली यानी कि बांग्लादेश में यहाँ पर माना जाता है, या वहीं पर उसी में आता है। अगला क्वेश्चन यदि अपन देखें तो 7वें लेसन से, 7वें लेसन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें कोशिका के बारे में दे रखा है कि कोशिका की खोज कब की गई थी? तो कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका के बारे में यदि ज़्यादा जानना हो तो कोशिका के 4 भाग मेरे यहाँ पर आपके यूट्यूब चैनल पर डाले हुए हैं, सुनील साइंस स्टडी पर, उसे देखकर आप और भी क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। आगे कंपटीशन एग्जाम में भी उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीव जिनके शरीर का निर्माण एक कोशिका से होता है तो उससे क्या कहते हैं? तो एक कोशिके कहते हैं। अब एक कोशिके एग्जाम्पल पूछ ले आपको, तो पहला एग्जाम्पल है अमीबा, दूसरा यूग्लिना, तीसरा पैरामीशियम और चौथा है यहाँ पर क्लेमाइडोमोनास। अगला क्वेश्चन
कि जीव जिनके शरीर का निर्माण अनेक कोशिकाओं से होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, जिसमें मनुष्य है और जीव हैं, बकरी है, भैंस है, ऊँट है, हाथी है, सब बहुकोशिकीय में आते हैं। अगला क्वेश्चन यदि पूछ लें कि अति सूक्ष्म यानी कि जीवाणु जिसमें कोशिका का आकार कितना होता है, तो 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर यानी कि अति सूक्ष्म, जिसे अपन नग्न आंखों की सहायता से अपने यहाँ पर नहीं देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी कोशिका है वो शुतुरमुर्ग का अंडा, उसकी लंबाई या कितनी होती है, यानी कि सबसे बड़ी कोशिका जो है उसको माना गया है, तो 170 इंटू 130 मिलीमीटर उसकी लंबाई यहाँ पर मानी जाती है। इसी में यदि अपन आगे बात करें तो सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है उसे क्या कहते हैं, तो कोशिका कहते हैं। कोशिका की ये परिभाषा भी है कि कोशिका किसे कहते हैं, तो सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई होती है उसे ही अपन क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन कि समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं उत्तक। अगला क्वेश्चन है समान कार्य करने वाले उत्तकों का समूह है वह क्या कहलाता है, तो उसे कहते हैं अंग। अगला क्वेश्चन कि विभिन्न अंगों से मिलकर बना हुआ समूह है उसे क्या कहते हैं, तो उसे अंग तंत्र बोलते हैं बेटा। तंत्र से पहले यहाँ पर अंग और जोड़ लेना आप। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न तंत्रों से मिलकर बना हुआ समूह है वो क्या कहलाता है, तो वो शरीर कहलाता है। जैसे आपको कोई पूछ ले कि मानव के शरीर का निर्माण किससे हुआ है, तो वो कोशिका से हुआ है। कोशिकाओं से उत्तक बने हैं, उत्तकों से अंग बने हैं, अंगों से अंग तंत्र का निर्माण हुआ है और अंग तंत्र से ही यहाँ पर किसका निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन कि कोशिका का बाहरी आवरण जो होता है वो क्या कहलाता है, तो वो प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कहलाती है और वो किससे बनी हुई होती है, जिसको आगे मैंने कोष्टक में लिख रखा, वसा और प्रोटीन से यहाँ पर ये निर्मित होती है। अगला क्वेश्चन कि पादप कोशिका में झिल्ली के बाहर सेलुलोज का जो मोटा आवरण होता है उसी कारण उसे क्या कहते हैं, तो उसे पादपों में कोशिका भित्ति और जंतुओं में उसे प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कहते हैं। और बहुत बार यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, तो पादपों में कोशिका भित्ति और जंतुओं में यहाँ पर यदि देखी जाए तो कोशिका झिल्ली पाई जाती है। अगला क्वेश्चन यदि अपन देखें तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के मध्य यहाँ पर स्थित तरल द्रव्य जो होता है उसे क्या कहते हैं, तो कोशिका द्रव्य कहते हैं। और आपको इसी में से पूछ ले कि केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले तरल द्रव्य को क्या कहा जाता है, तो केंद्रक द्रव्य उसे कहा जाता है। आगे क्वेश्चन कि कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली अनेक संरचनाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कोशिकांग कहते हैं। वो कोशिकांग कौन कौन से हैं, जिसमें कुछ नाम मैं आपको बताऊं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, गोल्जी काय है, अंतःपद्रव्य जालिका है यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया है। यदि बहुत सारे यहाँ पर इसके पार्ट्स हैं यहाँ पर पाए जाते हैं, लाइसोसोम, राइबोसोम, तो वो ये बहुत सारे कोशिकांग इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना जो पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे केंद्रिका कहते हैं। अब क्वेश्चन इसी के अंतर्गत और पूछा जाता है कि केंद्रक में केंद्रिका और केंद्रक के बीच में यहाँ पर तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, तो केंद्रक द्रव्य कहा जाता है या उसे न्यूक्लियोलस भी, यानी कि केंद्रिका को यहाँ पर न्यूक्लियोलस भी कहते हैं अपन। अब अगला क्वेश्चन है कि केंद्रक में धागे समान जो संरचनाएं पाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, गुणसूत्र। और ये गुणसूत्र जो होते हैं वो एक आनुवांशिक पदार्थ हैं जो किसी भी जीव में यहाँ पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक गुणों का धारण करते हैं और अगली पीढ़ी में यहाँ पर उनका गमन करते हैं या ले जाने के लिए उपयोगी होते हैं। अगला क्वेश्चन कि ऐसी कोशिकाएं जिनके केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है तो उन्हें क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। ये क्वेश्चन भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक अक्सर कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है कि जिनके केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है क्या कहलाते हैं, तो प्रोकैरियोटिक। और जिनके केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का आवरण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, अपन यूकैरियोटिक जीव कहते हैं। अगला क्वेश्चन कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है बेटा लाइसोसोम को। अगला क्वेश्चन गोल्जी काय की खोज किसने की, कैमिलो गोल्जी ने की थी। कोशिका का शक्तिगृह किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है क्योंकि ये कोशिका के अंतर्गत यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण करता है, इसी कारण इसे माइटोकॉन्ड्रिया को अपन कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं। अगला क्वेश्चन खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका पर उपस्थित राइबोसोम का कार्य है वो क्या होता है, तो वो प्रोटीन संश्लेषण का काम होता है।
यानी कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए यदि अपन देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेप्टिकुलम यानी कि खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होती है उस पर उपस्थित राइबोसोम है वो प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन एक वैज्ञानिक के बारे में यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें डॉक्टर हरगोविंद खुराना जिनका जन्म है वो कहाँ पर हुआ था। तो क्वेश्चन पूछ ले तो रायपुर जिला यानी कि मुल्तान यानी कि पंजाब में यहाँ पर हुआ। कब हुआ यानी कि कब हुआ ये तो नहीं दे रखा है, यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि उन्होंने बीएससी कब की, यानी कि बैचलर ऑफ साइंस 1943 में और एमएससी की थी यहाँ पर 1945 में। अब क्वेश्चन पूछ ले कि खुराना को आनुवांशिकी के लिए यहाँ पर नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो सन 1968 में यहाँ पर मिला था, जिन्होंने यहाँ पर जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी के बारे में यहाँ पर अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन दूसरे वैज्ञानिक से कि डॉक्टर सतीश सिंह माहेश्वरी ने यहाँ पर अनुसंधान किया, किस पे किया। तो लेमिनेसी फैमिली के एक छोटे पुष्पीय पादप पर यहाँ पर उन्होंने अध्ययन किया था। माहेश्वरी ने कौन सी पुस्तक लिखी। तो पुस्तक का नाम याद रखना, सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म इन प्लांट्स। माहेश्वरी की पुस्तक कौन सी है, सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म इन प्लांट्स। ये माहेश्वरी ने यहाँ पर पुस्तकें लिखी थी। अगला आज की क्लास में लास्ट लेसन, जिसके क्वेश्चन यहाँ पर कौन कौन से हैं कि वे जीव जो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से यहाँ पर देखे जा सकते हैं, तो वो जीव कौन से कहलाते हैं। तो सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उनको तो अपन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि ऐसा उपकरण जो सूक्ष्म जीवों को देखने में यहाँ पर प्रयुक्त किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, वो सूक्ष्मदर्शी यहाँ पर कहलाता है। अगला क्वेश्चन कि सूक्ष्म जीवों के प्रकार कौन कौन से हैं। तो इनके प्रकार मैंने आपको एक अलग क्लास दे रखी है, उसमें बता रखा है कि विषाणु, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल हैं, वो सूक्ष्म जीवों के यहाँ पर प्रकार हैं। विषाणुओं की बात करें तो विषाणु कौन कौन से हैं, जिसके एग्जाम्पल टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसे शॉर्ट में अपन TMV कहते हैं, और एक मानव के शरीर में जो एड्स फैलाने वाला यहाँ पर विषाणु है वो है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जो HIV वायरस के नाम से पुकारा जाता है, जो मानव के शरीर में यहाँ पर एड्स रोग फैलाने के लिए उत्तरदायी होता है। अब माइकोप्लाज्मा जो है उसके द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो जिसमें शॉर्ट 2-3 नाम ही दे रखे हैं। एक तो बैंगन का लघुपर्ण, यानी कि बैंगन की पत्तियां हैं छोटी छोटी, और तिल का फिलोड़ी रोग, यानी कि उस तिल की जो पत्तियां होती हैं वो भी यहाँ पर गलकर या सूख कर नीचे गिरने लग जाती हैं। जीवाणु कौन कौन से हैं, तो इकोलाई और लैक्टोबैसिलस के नाम दे रखे हैं। अब पूछ ले आपको कि कवकों के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं, या ये क्वेश्चन नहीं पूछ कर ये पूछ ले आपको गेहूं पर पक्सिनिया ग्रेमिनीस ट्रिटिसाई जो कवक होता है वो कौन सा रोग फैलाता है। तो काला कीट रोग है, वो फैलाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन पूछ ले कि बाजरे पर स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला जो कवक होता है वो कौन सा रोग फैलाता है। तो वो जोगन रोग फैलाता है, जिसमें बाजरे का जो सिट्टा होता है उस सिट्टे में यहाँ पर बीज की जगह वो काले काले दाने से उभर आते हैं, जिसमें काला रंग होता है, तो वो जोगन रोग होता है। अगला क्वेश्चन पूछ ले कि शैवाल के द्वारा कि शैवाल कौन कौन से हैं। तो क्लेमाइडोमोनास है, वो भी शैवाल है। क्लोरेला वो भी शैवाल है, जो एक यूकैरियोटिक और एक कोशिकीय जीव है। अगला है स्पाइरोगायरा। अगला है यूलोथ्रिक्स, वो भी एक यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव है। और नीलहरित शैवाल की बात करें तो नीलहरित शैवाल में यहाँ पर प्रोकैरियोटिक होते हैं और बहुकोशिकीय जीव होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपना कि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जीवाणु से जो होता है उसमें क्या पाया जाता है। तो विटामिन B12 यहाँ पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है एंथ्रेक्नाइड बेसिलाई से यहाँ पर कौन सा क्या काम में आता है। तो रोग प्रतिरोधक पदार्थ यहाँ पर उससे बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि पेनिसिलियम नामक कवक जो होता है वो क्या है, तो उससे क्या बनाया जाता है। तो पेनिसिलिन एक दवा बनाई जाती है, जिसके खोजकर्ता यदि देखे जाएं तो उसके खोजकर्ता हैं यहाँ पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने यहाँ पर पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन कि वातावरणीय नाइट्रोजन को पादपों हेतु यौगिकों में यहाँ पर रूपांतरण की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है, जो यहाँ पर यौगिकों का यौगिकीकरण यहाँ पर करती है, यानी कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। अगला क्वेश्चन कि मूंग, मोठ, चना, मटर की जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु है वो कौन सा जीवाणु होता है। तो राइजोबियम जीवाणु होता है, जिसमें
छोटी छोटी गांठें पाई जाती है वो राइजोबियम जीवाणु के कारण ही पाई जाती हैं, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए यहाँ पर उपयोगी होते हैं। अगला क्वेश्चन कि राइजोबियम का कार्य क्या होता है, तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को वो किस में चेंज कर देता है, नाइट्रोजन नाइट्रेट में यहाँ पर बदल देता है। अगला क्वेश्चन कि जेंथोमोनास कंपेस्ट्रिस का उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है, तो टूथपेस्ट जो दंत मंजन बनाई जाती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है, तो याद रखना टूथपेस्ट का निर्माण है जेंथोमोनास कंपेस्ट्रिस के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। अब क्वेश्चन पूछ ले कि जीवों में या पशुओं में यहाँ पर खुरपक्का और मुंहपक्का जो रोग होता है उसका रोग कारक क्या है, तो यहाँ पर कवक दे दिया, शैवाल दे दिया, वायरस दे दिया, विषाणु दे दिया, तो यहाँ पर इसका रोग कारक जो होता है वो होता है वायरस। अगला क्वेश्चन कि नींबू का कैंकर रोग है वो किसके कारण है, तो वो जीवाणु के कारण। गेहूं की रस्ट यानी कि गेहूं की बालियों में भी यहाँ पर धूल सी जमा हो जाती है काली काली, तो वो भी कवक के कारण होती है। भिंडी का पीत शिरा रोग वो किसके कारण होता है, तो वो वायरस के कारण होता है। तो ये क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जाते हैं कि नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है, तो जीवाणु के कारण। गेहूं का रस्ट रोग कवकों के कारण। भिंडी का पित्त शिरा रोग वायरस के कारण। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में खाद्य पदार्थों के विषाक्तन से उल्टी जो होती है वो किसके कारण होती है, तो वो होती है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा। याद रखना कि मनुष्य में खाद्य पदार्थ जब खा लिए जाते हैं तो उसके विषाक्तन से उल्टी जब होती है तो क्यों होती है, किसके कारण होती है, तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम एक जीव होता है वो यहाँ पर जहरीला होता है, उसके कारण यहाँ पर ये उल्टी हो जाती है। अगला क्वेश्चन कि खाद्य पदार्थ व भोजन की पौष्टिकता को बनाए रखने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है यहाँ पर खाद्य परिरक्षण। अगला क्वेश्चन यदि बात करें तो वो अगला क्वेश्चन है अपना सुई को उबलते जल में गर्म कर रोगाणु मुक्त बनाने की प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अपने निर्जमीकरण, यानी कि निर्जमीकरण के द्वारा ही उसको यहाँ पर सुई को है रोगाणु मुक्त किया जाता है। आजकल आधुनिक ज़माने में तो यहाँ पर उसको प्रयोग नहीं किया जाता है, पर पहले के ज़माने में यहाँ पर उसी को प्रयोग यानी कि उबलते जल में गर्म करके उसको रोगाणु मुक्त करके उसी सुई को दोबारा यहाँ पर काम में लिया जाता। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थों को 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक 2-3 बार गर्म करने के बाद में सूक्ष्म जीव नष्ट करने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है बेटा अपने पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण की क्रिया के द्वारा ही जीवों को यानी कि सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, जिसमें नमक, तेल और चीनी को यहाँ पर अपन प्रयोग में लेते हैं। अगला क्वेश्चन कि जल को जीवाणु रहित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर और पोटेशियम परमैंगनेट को यहाँ पर यूज में लिया जाता है। अगले क्वेश्चन अपन 9वें लेसन से लास्ट के लेसन तक देखेंगे, जिसके लिए आप इंतज़ार करो। जय हिंद, जय माँ भारती।